नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या अपन जो पेपर पढ़ रहे हैं उस पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका समय शुरू होता है 1206 ईस्वी से। यानी विद्यार्थियों 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में 1210 या 11 से लेकर 1236 तक का जो समय था विद्यार्थियों, वो अपना काल कहलाया। उस समय जो शासक थे वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद का जो समय था 1236 से लेकर 1240 तक, उसका वो समय था रजिया सुल्ताना का दिल्ली सल्तनत में। विद्यार्थियों, उसके बाद में 1240 के बाद में बड़ी अव्यवस्था दिल्ली सल्तनत में, यानी कि कोई योग्य शासक एक राजतंत्र को संगठित नहीं रख पाया था। उसमें 3 शासक आते हैं अपने बलवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे बलवन। ठीक है, अपन ने जो पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था 1240 तक। अब 1240 से लेकर 1265 के बीच में 25 वर्षों का काल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रजिया सुल्ताना के बाद और बलवन के बीच में 3 शासक आए, जिसमें पहले नंबर पे बैराम शाह, जिसने 1240 से लेकर 1242 तक शासन किया। उसके बाद में दूसरे शासक आए अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, जिसने 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा शासक आया नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसने 1246 से लेकर 1265 तक शासन किया। ये तीनों ही शासक बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह व नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये तीनों ही शासक दिल्ली सल्तनत के लिए कमज़ोर शासक साबित हुए। अब दिल्ली सल्तनत को सुचारू रूप से या इल्तुतमिश के समय जो शक्ति थी उसकी तरह संगठित करने के लिए एक वाकई योग्य कुशल शासक की जरूरत थी। वो भूमिका इतिहास के रंगमंच पर निभाई किसने? बलवन ने। इनका समय था 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। अब इनके बारे में अपन अपना मेन टॉपिक ये है बलवन के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो बलवन का सबसे पहले प्रारंभिक जीवन। बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबारी तुर्क था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था। वह बचपन में ही मंगोलों के द्वारा पकड़ा गया और उन्होंने उसे बगदाद ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया। उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति ने खरीदा, जो उसे 1232 व 33 ईस्वी में गुजरात के मार्ग से होता हुआ दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर की विजय के पश्चात बलवन को खरीद लिया। इल्तुतमिश इसकी यानी कि बलवन की योग्यता से अत्यंत प्रभावित था। कुछ समय बाद उसने उसे खासदार पद पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने उसे 40 गुलामों के प्रसिद्ध दल का सदस्य भी बना दिया। रजिया के शासनकाल में उसे अमीर शिकार का पद मिला। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन, जो बलवन का दामाद भी था, उसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में होने के बाद बलवन दिल्ली का सुल्तान बन गया। अमीर उसका विरोध न कर सके, क्योंकि नासिरुद्दीन के 20 वर्षों के शासनकाल में वास्तविक जो शासन चला रहा था वो नासिरुद्दीन न होकर बलवन के हाथों में सत्ता थी, तो विशेष बलवन का विरोध भी नहीं हुआ। अब बलवन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, नेक्स्ट अपना टॉपिक इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों। बलवन ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में प्राय 20 वर्षों तक शासन किया, परंतु फिर भी सुल्तान बनने पर उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आई। सबसे पहली कठिनाई
सुल्तान की प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात एक के बाद एक दुर्बल सुल्तानों के गद्दी पर बैठने के कारण सुल्तान पद की प्रतिष्ठा नष्ट प्राय हो चुकी थी। तुर्की गुलाम सरदारों और बाद के सदस्य समय में स्वयं बलबन ने भी सुल्तान की शक्ति व सम्मान का नष्ट करने में पूर्ण सहयोग किया। तुर्की सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नष्ट करना तथा जनसाधारण में सुल्तान के प्रति भय सम्मान की भावना जागृत करना बलबन की प्रथम आवश्यकता थी। बलबन के लिए चालीसा के गुट को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक था। बलबन की दूसरी प्रमुख कठिनाई दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा उसका संगठन था। उसकी अन्य सभी कठिनाइयाँ इससे संबंधित थी। यद्यपि बलबन के समय में मंगोलों के द्वारा भारत की विजय का भय न था, परंतु मंगोल आक्रमण से अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा करना बलबन की एक प्रमुख कठिनाई थी। उत्तर पश्चिमी पंजाब का संपूर्ण प्रदेश बंगाल मंगोलों के हाथों में चला गया था। मंगोल भारत में और अधिक प्रवेश न कर सके, यह चिंता बलबन को एनी टाइम लगी रहती थी। बंगाल नासिरुद्दीन के अंतिम समय में स्वतंत्र हो चुका था। अन्य सूबे इस उदाहरण को अपने सम्मुख न करें, यानी कि इस स्वतंत्र होने वाली नीति को न अपनाएं, इसके लिए भी ये बलबन के लिए अत्यंत आवश्यक था कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि बंगाल की तरह अन्य स्टेट भी स्वतंत्र होने की कोशिश ना करें। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हिंदुओं की आक्रमण करने की शक्ति बढ़ी। राजस्थान, दोआब, मालवा, बुंदेलखंड आदि सभी ऐसे प्रदेश थे जहां हिंदू शासक अपनी शक्ति को पुनः स्थापित तथा विस्तृत करने का प्रयत्न लगातार करने लगे थे। बलबन के लिए इन शासकों की इस आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना आवश्यक था। विभिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोह ये सिद्ध कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत की शक्ति का जनसाधारण में कोई भय नहीं रह गया था। मेवाती, कटेहर, दोआब के हिंदुओं में भी विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत भी अशांति व अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो चुकी थी। दिल्ली के निकट मेवों का इतना अधिक आतंक हो गया था कि कोई भी राजमार्ग सुरक्षित न था। दिल्ली नगर का पश्चिमी फाटक दोपहर की नमाज के बाद बंद कर दिया जाता था। इसी क्रम में इतिहासकार बढ़नी लिखते हैं कि अपनी तारीख फिरोज शाही में इतिहासकार बढ़नी लिखते हैं कि दोपहर की नमाज से पहले भी वे मेव उन पानी भरने वालों और दासियों को लूटते थे जो तो तालाब में पानी लेने जाती थी। वे उनके कपड़े उतार लेते थे, उनको नग्न छोड़ देते थे। इन विद्रोहियों और लुटेरों को नष्ट करना भी राज्य के सम्मान व उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था। ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ बलबन के समक्ष इन सब पे कंट्रोल करना, फिर अपनी शक्ति को मजबूत करना बलबन का मेन कार्य ये रहा। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं बलबन के कार्य, जिसमें कुछ पॉइंट है जिनमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिए। बलबन के कार्य, इस प्रकार बलबन के समक्ष या सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थी, लेकिन बलबन योग्य, दूरदर्शी एवं व्यवहारिक व्यक्ति था। वह अपनी कठिनाइयों को ठीक प्रकार समझ सका और उसने दृढ़ता से उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। बलबन ने एक निश्चय यह किया कि वह राज्य का विस्तार का प्रयत्न उस समय तक नहीं करेगा जब तक राज्य उसे पूर्ण राज्य की सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती या सीमाओं के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। इस कारण बलबन का संपूर्ण समय आंतरिक संगठन का है, साम्राज्य विस्तार का नहीं रहा। अब बलबन के कार्य जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए विद्यार्थियों, बलबन का राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और
अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। उसके आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन है। दूसरा पॉइंट, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन अपने अधिकारियों से यह आशा करता था कि वे ईमानदार, न्यायप्रिय और धर्मपरायण हो। इसी कारण बलबन न केवल सुल्तान अपितु संपूर्ण शासन के प्रति भय ही नहीं बल्कि सम्मान भी स्थापित करने में सफल हुआ। बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए अनेक कदम उठाए जो इस प्रकार हैं। देखिए विद्यार्थियों, अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर व एकांकी बना लिया। इसके लिए उसने शराब पीना बंद कर दिया, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना बंद कर दिया। वह दरबार में न हंसता न मुस्कुराता। नंबर 2, वह कभी भी पूर्ण वेशभूषा के बिना किसी के सम्मुख नहीं आता था। नंबर 3, उसने दरबारियों के लिए सिजदा का मतलब होता है, सजदा भी इसको बोलते, इसका मतलब होता है कि भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना और पेबोश यानी कि सुल्तान के चरणों को या पैरों को चूमना रीतियां प्रारंभ की। ऊंचे और भयावह व्यक्तियों को अंगरक्षक बनाया। उसके शासन के दोनों तरफ ये व्यक्ति चमकती हुई तलवारें लेकर खड़े रहते थे। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, बलबन ने अपने दरबार को ईरानी ढंग से सजाया। दरबार की भव्यता व वैभव या सौंदर्य में वृद्धि की। शान शौकत और सत्ता के इन प्रदर्शनों का प्रभाव सरदारों एवं जनसाधारण पर पड़ा और सुल्तान की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों, अपना इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है, तुर्क सरदारों अथवा 40 गुलाम सरदारों के दल की समाप्ति। बलबन ने यह अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्क अमीर थे, जिसका नेतृत्व चालीसा के हाथों में था। चालीसा मतलब 40 गुलामों का संगठन। प्रमुख तुर्क अमीरों के इस मंडल ने सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। बलबन ने गद्दी को अपने तथा अपने वंशजों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पहले इस दल को नष्ट करने की ठान ली। इसके लिए उसने इस दल के अमीरों को साधारण से अपराध के लिए भी कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया। अवध का इक़्तिदार अमीन खां बंगाल के आक्रमण में विफल होकर वापस लौटा तो बलबन ने उसे मृत्युदंड देकर अयोध्या की फाटक पर लटकवा दिया। अपने चचेरे भाई शेर खां पर संदेह करके उसे जहर देकर मरवा दिया। इसी प्रकार अवध के इक़्तिदार हेवात खां को अपने एक दास की हत्या करने के अपराध में 500 कोड़े लगाए जाने की सजा दी। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों द्वारा इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार 40 सरदारों के गुट को नष्ट करने में बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा तथा आतंक को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि उसने ठान लिया था छोटे से अपराध में भी उन लोगों को अत्यंत दंड देना प्रारंभ किया, जिससे जो विद्यार्थी चालीसा का जो गुट था वो अत्यंत अपने समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना तीसरा पॉइंट है सेना का संगठन। बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार स्तंभ उसकी शक्तिशाली
सेना थी। इसके लिए उसने विशाल व कुशल सेना बनाने का प्रयत्न किया। बलबन ने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की, हजारों अनुभवी व वफादार सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, सैनिकों के वेतन में वृद्धि की व उनको प्रशिक्षित करने पर बल दिया। बलबन कभी कभी अनावश्यक सैनिक कार्रवाइयों बलबन कभी भी अनावश्यक सैनिक कार्रवाइयाँ नहीं करता था। प्रत्येक आक्रमण की योजना स्वयं बनाता था। अंतिम दिन तक उस आक्रमण की योजना व उन नीतियों को गुप्त रखा जाता था। कुल मिलाकर ये एक कुशल सुल्तान की एक सफलता की नीति में एक अच्छा बिंदु है। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, गुप्तचर विभाग का संगठन षड्यंत्रों व कुचक्रों के उस युग में एक संगठित गुप्तचर विभाग शासन की मजबूती के लिए अत्यंत अनिवार्य था। अतः बलबन ने गुप्तचर विभाग को चुस्त किया। संपूर्ण राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। उसे समूचे राज्य की सूचनाएं गुप्तचरों द्वारा प्राप्त हो जाती थी। गुप्तचरों का सुल्तान से सीधा संपर्क था। जो गुप्तचर अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं करते थे, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना अगला पॉइंट है विद्रोह का दमन व शांति व्यवस्था। बलबन की मुख्य समस्या हिंदू विद्रोहियों का दमन था। विद्रोही और लुटेरे राजमार्गों पर आक्रमण करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, लगान अधिकारियों को पीट कर भगा दिया करते थे। इसके लिए बलबन ने सिंहासन पर बैठते ही दिल्ली की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया। मेवातियों ने जो आतंक फैला रखा था, एक ही वर्ष में दिल्ली को उन लुटेरों के आतंक से मुक्त करवा दिया। इसके पश्चात बलबन ने दोआब, अवध, कटेहर आदि जगहों पर घूम घूम कर विद्रोह का दमन किया। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, बंगाल विजय। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य सर्वथा ही हमेशा ही अस्थिर सा ही रहा है। बलबन के समय में वहाँ के सूबेदार तुगरिल खां स्वतंत्र रूप से आचरण करने लगता था। उसने सोचा कि बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूर है और दिल्ली से वहाँ पहुँचने में पर्याप्त समय लगता है। दूसरे, सुल्तान मंगोल आक्रमण के भय से भी राजधानी में रहना चाहता है। अतः उसने इस स्थिति का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। अवध का सूबेदार अमीन खां को विद्रोह का दमन करने बंगाल भेजा गया, परंतु अवध का सूबेदार अमीन खां इस विद्रोह को दबाने में विफल रहा। अंत में बलबन स्वयं एक विशाल सेना लेकर बंगाल की राजधानी लखनऊ पहुंचता है। तुगरिल खां भागकर सुरक्षित स्थान पर छुप जाता है, परंतु बलबन द्वारा उसे शीघ्र ही विद्यार्थियों पकड़ लिया जाता है। सुल्तान ने सरेआम लखनऊ के बाजार में तुगलिक खां व उसके समर्थनों को सूली पर चढ़वा दिया। लोग इस भीषण दंड से अत्यंत डर गए। उसने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सुल्तान ने बुगरा खां को भी चेतावनी दी कि उसने भी कभी दिल्ली के विरुद्ध कोई विद्रोह किया तो उसकी भी यही दशा होगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना अंतिम बलबन के कार्यों में अंतिम टॉपिक है मंगोलों से सल्तनत की रक्षा। इल्तुतमिश ने मंगोलों के खतरों को बड़ी बुद्धिमत्ता से टाल दिया, किंतु बलबन के समय में इल्तुतमिश ने जिस खतरे को टाला, परंतु बलबन के समय वही खतरा पुनः बढ़ गया। उसने मंगोलों से सल्तनत की रक्षा, बलबन ने मंगोलों से किस प्रकार सल्तनत की रक्षा की, उसमें कुछ अपने छोटे छोटे बिंदु हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा पर निगरानी के लिए सुल्तान राजधानी में ही रहने लगा, नंबर 1। नंबर 2, मंगोलों द्वारा आक्रमण के लिए अपनाए जाने वाले मार्गों पर उसने दुर्ग का निर्माण करवाकर सुरक्षा हेतु सैनिक नियुक्त किए। तीसरा पॉइंट है, उसने सीमांत प्रदेशों तथा मुल्तान के दुर्गों पर जो दिल्ली साम्राज्य के अधिकार में थे
सैनिक नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया। 4 पॉइंट है, सीमा प्रांत में कुशल सेनापति एवं योग्य सैनिकों को नियुक्त किया। 5वां 5th पॉइंट है, मंगोलों से सामना करने के लिए बलबन ने अच्छे से अच्छे शस्त्र तैयार करवाने के लिए उचित प्रबंध किया। 1289 ईस्वी में मंगोलों ने हमला किया, दिल्ली के समीप पहुंचने का प्रयास किया, किंतु शाही सेनाओं ने कुशलता से उन्हें पीछे धकेल दिया। अगले 5 वर्षों तक मंगोल आगे नहीं बढ़े। 1285 ईस्वी में तैमूर खान ने विशाल सेना लेकर सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। बलबन का पुत्र मोहम्मद जो वहाँ पर नियुक्त था, बड़ी वीरता से शत्रु को हराया, परंतु वह युद्ध में मारा गया। बलबन इस दुख को बता नहीं सका। यह दुख बलबन के मन में ही रहा, जिससे अपने योग्य पुत्र के शोक में स्वयं बलबन का भी 1287 ईस्वी में देहांत हो गया। अब विद्यार्थियों, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बलबन का मूल्यांकन और बलबन का चरित्र, बलबन का इतिहास में स्थान और गुलाम वंश के पतन के कारण। कल इस टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।